करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टाइम डोमेन एनालिसिस, कि हम टाइम डोमेन को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। उससे पहले हमने जो लास्ट क्लास के अंदर आपको काम दिया था वो ये था कि हमारे पास एक इक्वेशन थी y ऑफ t, और उस y ऑफ t को इक्वेशन को सॉल्व करके हमें उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पता करना था। आज की क्लास के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि टाइम डोमेन को एनालाइज कैसे करते हैं। उसके लिए हमने ये देखा कि हमारे पास कौन से रिस्पॉन्सेस आए। टाइम रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, रैम्प रिस्पॉन्स, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन, सिमिलरली स्टडी स्टेट एक्यूरेसी, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड रूट लोकस प्लॉट। रूट लोकस प्लॉट को हम इन डिटेल देखेंगे क्योंकि ये वो प्लॉट है जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उसका किस तरीके से आएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। फ्रीक्वेंसी डोमेन हम इसलिए क्यों यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन का फ़ायदा क्या है और किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डोमेन कैलकुलेशंस को आसान कर देता है, जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड, फेज शिफ्ट, बैंडविड्थ की बात करते हैं। एक इक्वेशन बॉडी प्लॉट होता है जिसकी मदद से हम प्लॉट को निकालते हैं, और इसके अलावा टाइम डोमेन, नाइक्विस्ट डायग्राम, ये सारे कुछ इसके प्लेटफॉर्म हैं जिसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन को देखते हैं। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी के अंदर क्या है, बीबो, वैलिडिटी फॉर द एलटीआई सिस्टम। बीबो स्टैंड फॉर द बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट। सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम, आपका सिस्टम कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, कितने छोटे से छोटे करंट को वो देख सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करते हैं ईएमजी सिग्नल्स की, या फिर आप बात करें ईईजी। ईईजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये ब्रेन का सिग्नल होता है, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि ब्रेन के अंदर जो सिग्नल थॉट्स प्रोवोकिंग है वो किस तरीके से काम करती है, ब्रेन का सिग्नल क्या होता है। तो उस केस के अंदर हमें बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होता है, इक्विपमेंट चाहिए होता है, ताकि वो छोटी से छोटी करंट की वैल्यू को भी निकाल सके। अब ज़रा देखिएगा, हम डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, रिजेक्शन की बात करते हैं, सेंसिटिविटी की बात करते हैं, एक्सेट्रा। और इसके अलावा हम किसी की बात करते हैं, कॉमन कंट्रोलर्स हमारे पास जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पीआईडी कंट्रोलर। फेज लैग, फेज लीड और लीड लैग कंपनसेटर या फिर कंट्रोलर। तो ये सारे कंट्रोलर्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा देखिएगा, थोड़ी देर पहले हमने जो स्टेट ऑफ इक्वेशन, यानी हमारे पास जो सर्किट था जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस करंट की बात करते थे, आरएलसी सर्किट की बात करते थे, उसको हमने सॉल्व किया था। अब उसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, और उस तरीके का नाम है स्टेट स्पेस डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर हमारे पास मैट्रिसेस की मदद से हम दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं, और वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, हमने यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ किया है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स कीपिंग मास कांस्टेंट। तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम ज़रा देखिएगा, F इज इक्वल टू ma, तो ये आ गया F इज इक्वल टू, ये आ गया m, और ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है y का, यानी डिस्टेंस का। जब हम डिस्टेंस का सिंगल डेरिवेट लेते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाता है, और जब हम वेलोसिटी का फिर डेरिवेट लेते हैं तो फिर वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ज़रा देखिएगा, x1 ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ t के बराबर है। हम इस चीज़ का जब डेरिवेट करेंगे, जब हम x को डेरिवेट करेंगे तो इससे जो आउटपुट निकल के आएगा वो x2 निकल के आएगा। जब हम x2 का डेरिवेट करेंगे तो उससे जो आउटपुट निकल के आएगा वो हमारे पास फोर्स डिवाइडिंग बाय मास निकल के आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडिंग बाय मास। अब इन तीन इक्वेशंस को हम अगर मैट्रिसेस की शक्ल के अंदर पुट करें तो वो कैसे करेंगे, ये देखिएगा। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x का डेरिवेट और x1 का डेरिवेट और x2 का डेरिवेट लिखा जाएगा। x1 के डेरिवेट के अंदर हमने जो आउटपुट देखा है वो है सिर्फ x2। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास x1 का डेरिवेट है, x2 का डेरिवेट है। मैंने ये देख लिया कि x1 के केस के अंदर सिर्फ मेरे पास x1 के डेरिवेट के केस के अंदर सिर्फ x2 आता है, x1 नहीं आता। तो x1 x2 यानी पहली पोजीशन x1 की होती है, दूसरी पोजीशन x2 की होती है। तो यानी 0 मल्टीप्लाई बाय x1 तो ये 0 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा x2 से तो यहाँ पे सिंपल x2 आएगा। सिमिलरली जब मैं डबल डेरिवेटिव की बात करता हूँ, यानी x2 के डेरिवेटिव की जब मैं बात करता हूँ, तब इसके आउटपुट के अंदर कहीं पे भी x1 नहीं है, x2 नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 0 0 आया।
x2 के डेरिवेट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, u मौजूद है, और u के अपाउन में क्या है, m, तो यहाँ पे सिर्फ u लिखा जाएगा ब्रैकेट के बाहर। और चूंकि हम x2 के फॉर्मूले में हमने देखा था कि 1 डिवाइडिंग में m u के साथ था, तो यहाँ पे 1 डिवाइडिंग में u आ जाएगा, 1 डिवाइडिंग में m टाइम्स ऑफ u आ जाएगा। सिंगल डेरिवेटिव के अंदर हमने नोट किया था कि सिर्फ x2 है, इसके साथ कोई u का कॉम्पोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे u की जगह पे 0 आ जाता। अब जरा देखिएगा हमारे पास y किसके बराबर है, यानी आउटपुट y इज इक्वल टू x1 t के बराबर है सिर्फ। तो हमारे पास यहाँ पे x1 का t है, x2 का t है। चूंकि y के पास सिर्फ x1 है, तो यहाँ पे 1 के साथ x1 आ जाएगा और 0 मल्टीप्लाई x2 होगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इस सवाल के अंदर हमें करना क्या है, हमें 4 वेक्टर की वैल्यूज़ निकालनी है, मैट्रिसेस की वैल्यूज़ निकालनी है। एक है a, दूसरा है b, तीसरा है c और चौथा है d। सॉरी, हमें 4 चीज़ों की निकालनी है वैल्यू, विच इज़ a b c d। इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि मल्टीपल ऑर्डर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। मीमो, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, इस स्टेट स्पेस इक्वेशन की मदद से हम मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, इसकी हम ये अप्रोच इस्तेमाल करते हैं ताकि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मीमो के लिए तो है, मगर इसके साथ साथ ये जब हम फीफो के लिए सॉरी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, तो ये इजीली कैलकुलेट कर लेगा, और सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट भी ये आराम से कैलकुलेट कर लेता है। और इसके अंदर आउटपुट के अंदर ट्रांसफ़र फंक्शन यानी फीडबैक भी होता है। अब ज़रा देखिएगा, थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जाम्पल की थी वो ये थी RLC सर्किट, और उस सर्किट को हमने पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर जिस तरीके से सॉल्व किया था वो आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। इसके अंदर इस केस के अंदर हम इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहते हैं यूजिंग स्टेट स्पेस डिस्क्रिप्शन। स्टेट स्पेस डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ये कहा कि हम इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ स्टेट इक्वेशन बनाएं। स्टेट इक्वेशन के अंदर हमने ये कहा कि कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस यानी सी dV डिवाइडिंग में dt किसके बराबर है, I के बराबर है। L इंडक्टर किसके बराबर है, di डिवाइडिंग में dt इज इक्वल टू, ये u देखिएगा, ये u इनपुट था, इस u में से निकलेगा करंट, कौन सा, R का करंट, और कौन सा, V। यहाँ पे जो आउटपुट के अंदर जो V हमारे पास वोल्टेज आ रहा होगा, उसका भी आउटपुट के अंदर करंट निकलेगा, जिसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अच्छा, तो दोस्तों देखिएगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के अंदर हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे पास u और I की वैल्यूज़ क्या निकल के आएंगी। इस इक्वेशन के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास, अच्छा मेरे मिस्टर्स प्लीज़ देखिएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे c की वैल्यू निकाली और l की वैल्यू निकाली। अब हम यहाँ पे v का डेरिवेट और I के डेरिवेट की बात करते हैं। तो हमारे पास v के डेरिवेट के अंदर क्या है, ज़रा देखिएगा, यहाँ पे v है, जब ये c उठ के इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो ये 1 डिवाइडिंग बाई c यानी I डिवाइडिंग बाई c लिखा जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर v डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें v ऊपर आएगा, I डॉट, फिर I डॉट के सामने I डॉट आएगा। जब हम v डॉट की बात करते हैं, तो v डॉट के फॉर्मूले के अंदर सिर्फ I डिवाइडिंग बाई c है। तो I डिवाइडिंग बाई c का मतलब इसका सेकंड कंपोनेंट मौजूद है, तो इसकी वजह से पहले कंपोनेंट यानी v हमारे पास मौजूद ही नहीं था, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, और I के साथ क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडिंग बाई c का कंपोनेंट आ जाएगा। ये तो हमारे पास हो गया I का v का डॉट। अब हम I के डॉट की बात करते हैं। I के डॉट के अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट है u, एक है I और एक है v। तो इसके अंदर देखिएगा v का भी कंपोनेंट मौजूद है और I का भी कंपोनेंट मौजूद है, और इसके साथ u का भी कंपोनेंट मौजूद है। तो जब हम di डिवाइडिंग में dt की बात करेंगे, तो l इज इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड से उठ के राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, तो इन सब के साथ l डिवाइड होगा। तो जब हम I के कंपोनेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आएगा r डिवाइडिंग बाय l। तो देखिएगा यहाँ पे r डिवाइडिंग बाय l है और उसके साथ माइनस की साइन है। जब हम यहाँ पे v के कंपोनेंट की बात करेंगे, तो v के कंपोनेंट के साथ यानी v डिवाइडिंग बाय l होता, तो ये बन जाता -1 डिवाइडिंग बाय l, ये आ गया उसके साथ v का कंपोनेंट। सिमिलरली जब हम l के कंपोनेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि l के साथ यहाँ पे u का कंपोनेंट भी है। तो u का कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम u लगाते हैं, और u के साथ हमारे पास ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि I के पास u मौजूद था, v के पास u मौजूद नहीं था। तो I के पास u मौजूद था, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये I के लेवल के अंदर 1 डिवाइडिंग बाय l लिखा है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा u के साथ। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा बन जाएगा u डिवाइडिंग बाय l, जो कि I के कंपोनेंट के अंदर आ रहा है। राइट, ये चीज़ अभी हमने समझ ली।
इस चीज़ को समझने के बाद हमने वही इक्वेशन को वापस कॉल किया और कहा कि हमारे पास v डॉट और v डॉट और i डॉट की ये इक्वेशन हमारे पास आ रही थी। अब हम इसके आउटपुट को डिस्क्राइब करें तो कैसे करें, तो हमारे पास आउटपुट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, y ऑफ t इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 1 v और i के बराबर है। और ये हमारे पास पहले वाली जो हमारी इक्वेशंस थी उन इक्वेशंस की मदद से हमने ये बनाया है आउटपुट y की वैल्यू। ये आउटपुट हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इन सारे वेरिएबल्स को आपस में सॉल्व करना चाहते हैं। ये हमारे पास y की आउटपुट आ गया और इन सारे वेरिएबल्स को जब हम सॉल्व करते हैं यानी ABCD की वैल्यू जब हम लेते हैं तो लेने के बाद यहाँ से भी हमें ट्रांसफ़र फंक्शन मिलता है और यहाँ का ट्रांसफ़र फंक्शन बिल्कुल वही ट्रांसफ़र फंक्शन होता है जो आपके पास पहले वाले केस के अंदर आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C इंटू एस एल सी एस स्क्वायर आर सी एस प्लस 1, और यहाँ पे अगर हम आर एल सी की वैल्यू पुट करें जो कि हमने पहले वाले केस के अंदर पुट की थी तो यहाँ से भी हमारे पास वही आउटपुट निकल के आता है जो कि पहले वाले केस से निकल के आ रहा था। यह हमारा हो गया एक लेक्चर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जिसके अंदर स्पेशली हम रूट लोकस की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।